स्टूडेंट्स आइए हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र देखते हैं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लीजिए वृत्त। वृत्त में ये जो है इस प्रकार से ये वृत्त है, तो ये जो लंबाई बनी है ये वृत्त की क्या होती है? परिधि। ये हो गई वृत्त की परिधि। ठीक, अब वृत्त का ये जो केंद्रीय भाग होता है सेंटर, ये बन गया हमारा केंद्र। ठीक, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है या ये दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या r है। ठीक, अब ध्यान दीजिए वृत्त में ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, देखिए वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है इसको क्या कहते हैं? जीवा। ठीक, अब कोई भी हो, देखिए ये केंद्र है, ये भी जीवा होगी। ठीक है, अब इस जीवा से जो वृत्तखंड बना है, वृत्त की लंबाई इतना बना है, ये वृत्तखंड बना, तो जीवा से देखिए पहले छोटे वाले समझ लीजिए, ये जीवा है तो ये जो नीचे वाला खंड बना है ये लघु वृत्तखंड है और ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, अब ये तो जीवा हो गई, एक जीवा, एक जो है कोई भी दो बिंदु मिलाइए तो सभी क्या बनेंगी? जीवाएं होंगी। सभी क्या होंगी? जीवाएं होंगी। तो वह सबसे बड़ी जीवा इसमें कौन सी है? जो केंद्र से होकर के जाएगी वो सबसे बड़ी जीवा होती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या। यानी अधिकतर के सवाल में व्यास दिया होता है कहीं कहीं, तो जब त्रिज्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे? त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देंगे। क्या करेंगे? व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए और फार्मूला कौन सा? वृत्त से वृत्त की परिधि। अच्छा चलिए पहले और कुछ जान लेते हैं। हमने यहाँ सीख लिया त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, जीवा क्या है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। ठीक, इसके बाद इसी चैप्टर में है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है उसको भी देख लीजिए, फिर फार्मूला क्रम से देखेंगे। ये देखिए केंद्र है, ये 2 त्रिज्याएं मिला दो, कोई भी 2 त्रिज्या खींच दो कहीं से भी, ये 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप से जितना क्षेत्रफल बनेगा ये बन गया हमारा त्रिज्य खंड। ये बन गया त्रिज्य खंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा और इस त्रिज्य खंड की लंबाई निकालने के लिए आएगा। ठीक है, तो इतना है। अब इसमें देखिए लघु त्रिज्य खंड ये बन गया, जिसके साथ ये देखिए कोण, ये कोण जो है छोटा होगा जिसमें वो लघु त्रिज्य खंड होगा और जिसमें कोण ज्यादा होगा वो दीर्घ त्रिज्य खंड। समझ में आया? अच्छा और ध्यान दीजिए लघु त्रिज्य खंड कौन बनेगा? एक तरीके से और समझ लीजिए, ये त्रिज्या है, अगर ये देखिए ध्यान से, ये वृत्तखंड की लंबाई देखिए संगत चाप होता है ना, क्या क्या? त्रिज्या और संगत चाप से जितना जो आकृति बनती है वो क्या होती है? त्रिज्य खंड होती है। त्रिज्या और संगत चाप से बनी आकृति क्या होती है? त्रिज्य खंड होती है। अब देखिए त्रिज्या में ये संगत चाप की लंबाई यदि अधिक हो तो वो त्रिज्य खंड जो है दीर्घ त्रिज्य खंड बनेगा। क्या होगा? जिसकी लंबाई अधिक होगी वो क्या बनेगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। और जिसकी लंबाई कम होगी, यानी संगत चाप की लंबाई यदि कम है तो लघु त्रिज्य खंड। ठीक, तो देखिए ये पूरा वृत्त बना, हमने 2 त्रिज्याएं मिला दी। अब ये दोनों त्रिज्याएं, ध्यान दीजिए इधर, दोनों त्रिज्याएं और ये संगत चाप ये है। ठीक, तो इससे जो हमने छायांकित किया है ये जो त्रिज्य खंड बना है इस वृत्त में, ये बताइए लघु त्रिज्य खंड है कि दीर्घ त्रिज्य खंड है? ये लघु त्रिज्य खंड है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और संगत चाप जो है ये छोटा है। अब इसके बाद यहां से हम कर दे रहे हैं इसको छायांकित रेड पेन से। ठीक है, इसको छायांकित कर दे रहे हैं। अब देखिए ये भी त्रिज्य खंड बन गया। इसमें ये देखिए 2 त्रिज्या और संगत चाप से ये बनी आकृति है, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। अब ये लघु त्रिज्य खंड है या दीर्घ? ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। अब देखिए यदि हमको लघु त्रिज्य खंड मिल गया है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया, ऐसे कहिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि इतना पता हो गया और पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे
पूरे में से ये लघु त्रिज्यखंड निकाल देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद फार्मूला देख लेते हैं, फिर जो भी और इंपॉर्टेंट सवाल होगा उसको देखेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं क्रम से, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। क्या होगा? वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या है? यदि त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक, और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि देखिए इसको पहले चित्र बना के थोड़ा समझ लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक, त्रिज्यखंड कैसे बनेगा? 2 त्रिज्याएं और संगत चाप से। ठीक है, और त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक, तो और त्रिज्या इसकी r है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई यानी ये वाली, ये इतना त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड में ये जो संगत चाप है इसी की लंबाई को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड की लंबाई। समझ गए? ये तो ये लंबाई यदि निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? थीटा अपान 360 2 पाई r। यही परिधि यहीं रख दीजिए, थीटा बटे 360 में, क्योंकि पूरा कोण कितना बनता है? 360। अब 360 में ये हो गया थीटा, इधर ध्यान दो, ये हो गया थीटा और पूरा कितना है? 360। ठीक है, अब ये बन गया त्रिज्यखंड की लंबाई। ठीक, अब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये बन गया थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी त्रिभुज के आधार की लंबाई यहां लिखेंगे गुणे ऊंचाई जो भी होगी उसकी, ये हो गया। ठीक, अगला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी याद रखिए, ये कितना होता है? करीब 3 भुजा स्क्वायर बटे 4, ये हो गया। अब वृत्त, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया हमारा वृत्त, छोटा सा बना दे रहे हैं इसी में, तो ये हो गई देखो त्रिज्या, और ये संगत चाप से ये बन गया त्रिज्यखंड। कीर्ति इधर देखो, अब ये त्रिज्या है, ये कोण हो गया थीटा। अब इसकी जो है ये जीवा जब मिला देंगे, ठीक है, जीवा मिला देंगे, देखिए जीवा के द्वारा ये जो भाग बना है ये क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? वृत्तखंड। अब इस वृत्तखंड की माप यदि करनी हमको तो कैसे करेंगे? पूरा त्रिज्यखंड निकाल लीजिए, इतना, इसमें से त्रिभुज वाला घटा दीजिए, है ना। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना तो कैसे मिलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या यहां लिखिए ऐसे संगत त्रिज्यखंड, संगत मतलब इसी का होना चाहिए, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड में से क्या घटाना है? संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये निकाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक, इतना फार्मूला है बस केवल इसमें। ठीक, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं, 1-2 सवाल निश्चित रूप से इसमें से आता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले वृत्त की त्रिज्या, इसमें कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो 8 सेमी और 6 सेमी है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे? दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये हो गई 6 सेमी। ठीक, पहले वृत्त त्रिज्या r1 मान लो, इसको r2। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो क्या करेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ पाई r1 कितना है? 8 स्क्वायर, तो 8 अठाई 64 पाई। ठीक, अब ऐसे निकाल लीजिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई r2 स्क्वायर, है ना। पाई r2 कितना है? 6 का स्क्वायर, 6 छक्के 36 पाई आ गया। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है, तो यहां लिखेंगे तीसरे
वृत्त की त्रिज्या r है तो क्या होगा, यहां से लिखेंगे अब, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए इधर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, है ना। चलिए यहाँ a1 लिख देंगे तो छोटा होगा, लिखने में आसानी होगी, a2, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 धन a2 ऐसे लिख दीजिए, या a1 a2 ना लिखेंगे तो यहाँ लिखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर, है ना। ये मिल गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई, 64 पाई, और दूसरा 36 पाई। अब जोड़ दीजिए कितना बनेगा, 64 36 100 पाई। यहाँ से देखिए पाई r स्क्वायर, पाई से पाई काट दीजिए। अब यहाँ से मिल गया r स्क्वायर 100। अब r बराबर क्या आएगा, स्क्वायर है तो इधर लगाइए, अंडर रूट हो गया 100। अब 100 का वर्गमूल लेंगे तो 10 गुणे 10 यानी 10, r बराबर 10 सेमी। तो उस वृत्त की त्रिज्या मिल गई जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल देखिए ध्यान से, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। किसी कार के पहिए का व्यास देखिए दिया है, पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेमी। ध्यान दो इधर, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चलिए हिंदी में लिखते हैं, इधर उधर मत करो, ध्यान दो इधर, 66 किमी प्रति घंटा की चाल से ये कार जा रही है। यहाँ लिख देते हैं कार की चाल दी हुई है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, 10 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा, ये निकालना हमको। ध्यान समझिए, व्यास दिया हुआ है तो पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा। देखिए ये पहिया है, ये सड़क बना दी है। अब ये देखिए ध्यान से, ये पहिया जब घूमेगा, एक चक्कर घूम गया तो कितनी दूरी तय करेगा, जितना ये लंबाई यानी परिधि जितना है, परिधि के बराबर ये एक चक्कर में दूरी तय करता है ना। एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, जितनी इसकी परिधि होगी। ठीक है, तो परिधि निकाल लेंगे तो हम एक चक्कर में चली गई दूरी मिल जाएगी। और यहाँ देखिए चाल दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है 10 मिनट में, तो समय और चाल से हम निकाल लेंगे दूरी, कितनी दूरी तक ये गाड़ी जाएगी। ध्यान दो इधर, यहाँ देखिए समय दिया हुआ है कितना, 10 मिनट। तो यदि समय मिनट में दिया हुआ है तो इस घंटा को भी मिनट में बदलना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले मिनट में ही बदल लेते हैं ना। और ये दूरी देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको बदलो सेंटीमीटर प्रति मिनट में। चलिए बदलिए इसको, 60 है ना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से और गुणा कर दीजिए, 66 इतना सेंटीमीटर हो गया ना। अब बटे घंटा है तो इसको बदलेंगे मिनट में, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये देखिए आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट। आया समझ में ये कि नहीं, ये बताओ पहले। ठीक है, ये हमने बदल दिया सेंटीमीटर प्रति मिनट में, ये चाल आ गई। अब देखिए समय दिया हुआ है 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में चली गई दूरी निकाल लेंगे। 10 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी। चलिए बताइए आराध्य बताओ, दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर फार्मूला क्या मिलेगा, चाल गुणे समय। ठीक, अब यहां से लगाओ, चाल कितना है, ये है 66 लिख करके 5 बार 0 है। ठीक, और बटे 60, और समय कितना
10 मिनट में। देखिए ये सेंटीमीटर प्रति मिनट है, यहाँ 10 से गुणा कर लो। अब ये देखिए 0 से 0 काट दिए, 6 से इसको काटो, 6 से काटेंगे 1 1 और कितनी बार 0 मिलेगा 5, 3 4 5। अब ये हो गया इतना दूरी किस में आएगी, सेमी में। तो देखिए कुल दूरी एक पहिया जो है इतना तय किया है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसको भी निकाल लो। एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी। अब ये दूरी एक चक्कर में कितना चलेगा, परिधि के बराबर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ लगाइए 2 पाई आर कितना है, देखिए व्यास 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से त्रिज्या भी निकाल लीजिए। तो ये त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, 80/2, यानी काट दीजिए कितना आएगा 40 सेमी। तो यहाँ रख दीजिए 40। ठीक, अब ये देखिए मिल गया 40 दूनी 80, पाई का मान 22/7। चलिए इसको अभी नहीं काटेंगे, यहाँ से हल करेंगे फिर वहाँ से देख लेंगे। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी मिल गई, ये किस में मिला है, सेमी में। ध्यान से समझो, यही थोड़ा सा ध्यान दे दो आ जाएगा। कार द्वारा चली गई दूरी मिल गई, ये कुल कितनी दूरी तय किया है ये मिल गया है, कितना 11 लाख है ना, इतना 11 लाख सेमी दूरी ये पूरा तय किया है। ये कार यहाँ से यहाँ तक कितना आ गई, 11 लाख सेंटीमीटर। अब ये देखिए पहिया एक चक्कर में, ध्यान समझो, एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि है, यानी इतनी। ठीक, अब मान लो हम कोई छोटी सी गिनती लेकर के हम समझा दे रहे हैं, फिर लगाओ खुद से। ये मान लो कि ये 100 सेमी है, ये दूरी कितनी है 100 सेमी है, और इस वृत्त की परिधि हम मान ले रहे हैं 10 है। वृत्त की परिधि कितनी है, ये 10 है। तो ये कितने चक्कर लगाएगी कि यहाँ पहुँच जाएगी, 10 चक्कर। चूंकि 100 एक चक्कर में 10 सेमी जाएगी, तो 10 चक्कर में 100 सेमी हो गया। समझ गए। अगर ये मान लो ये 20 सेमी होता, इस परिधि की लंबाई 20 सेमी होती, 20 सेमी परिधि वाला यदि ये पहिया होता तो कितना चक्कर लगाता, 5 चक्कर, यानी 100 में 20 से भाग देंगे। कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी यदि कर देंगे तो चक्करों की संख्या मिल जाएगी। बस अब चक्करों की संख्या निकाल लो, यहां से आएगा चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल दूरी है ना, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। यहाँ लिख लीजिएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ कुल दूरी कितना है, 11 लाख है ना, ये है 11 लाख बटे एक चक्कर में चली गई दूरी कितना है, 80 गुणे 22। अब ये बटे 7 है, इसको ऊपर गुणा कर लीजिए, बस यही सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दो। अब देखिए 11 है, 11 से काटो, 11 1 के 11। अब ये 5 जीरो कितना, 4 जीरो बचा, 4 जीरो बचा, 11 दूनी 22। ठीक, अब क्या बचा है देखिए, ये या तो 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटिए 25 चौका 100, यहाँ 100 कटेगा कितना 25 आया और 2 जीरो। ठीक, अब बचा जो है उसको लिख लो, फिर सॉल्व करो, 25 100 और क्या बचा है 7, नीचे कितना बचा है 4। अब इसको भी सॉल्व कर लो। ये देखिए 100 है ना, ये 100 है, तो इसको समझ लीजिए 25 गुणे 100, 25 गुणे 100। तो 25 अब गुणे ये 100 जो होगा, इसको 4 से, चलिए एक बार लिख देते हैं, 4 से काटिए आएगा 25। अब 25 गुणे 25 करो, कितना है 625 गुणे, ठीक है। तो 7 बचे 35, 5 और 3 बचा, 7 दूनी 14, 3 17, 1 बचा और 7 छंग 42, 1 43, ये हो गया। इतना चक्कर लगाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
यदि ए बी सी डी एक क्या है 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इसका मतलब इस प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेमी है। ए बी ये भी 14, ये सब 14 सेमी है। अब इसमें कह रहा है कि तथा ए पी डी और बी पी सी ये दो अर्धवृत्त हैं, तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ये अर्धवृत्त है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये पूरा देखिए, ये क्या है? वर्ग है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, चूंकि भुजा दी हुई है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा घाते 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से एक अर्धवृत्त इधर है, दूसरा अर्धवृत्त इधर है, तो देखिए दोनों समान व्यास वाले अर्धवृत्त है ना, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वर्ग में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा दो, आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए लगा के देखते हैं। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालिए पहले। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा घाते 2। क्या होगा? भुजा घाते 2। ठीक, स्याही लो। और ये भुजा घाते 2 हो गया। अब यहां मान रखिए कितना होगा? भुजा है इसमें 14 सेमी। ठीक, 14 का गुणा 14 में कर दीजिए, कितना आएगा? 14 चौका 56, 14 एक 14 5 19। ठीक, वैसे इसको याद भी होगा, है ना, 14 का वर्ग। अब ये मिल गया, देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया, है ना। क्या मिल गया? ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें से हमको निकालना है दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? अर्धवृत्त, चूंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का होगा 1/2। अब चूंकि 2 अर्धवृत्त हैं, कितने हैं? 2 अर्धवृत्त हैं, तो दोनों का एक साथ निकाल लीजिए। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इसी में 2 से गुणा करेंगे, 2 2 कट गया, यानी पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कि नहीं, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहीं रख दीजिए। अब कितना आएगा? पाई का मान रखिए यहाँ 22/7। ठीक, देखिए जब तक प्रश्न में कहा ना जाए कि पाई का मान 3.14 रखिए, या जो भी रखने को ना कहा जाए, कुछ भी नहीं दिया हो, तो पाई का मान 22/7 ही रखिए, है ना। चलिए, पाई का मान 22/7। अब आर कितना है? त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? ये देखिए, व्यास, अगर ये व्यास बनेगा ना, व्यास 14 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। 7 का वर्ग कर लीजिए, 7 को 2 बार लिखिए, यहाँ से मिल गया 7 × 7, एक 7 कट गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, इतना वर्ग सेमी। ठीक, ये मिल गया दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकालिए, यहां से होगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ये आ गया है 196 माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 154। अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 2 गए, 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 क्या आया? वर्ग सेमी। ठीक, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ऐसे ही है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए। अब जब अंशाल हल करेंगे, जल्द ही शुरू करेंगे ये, तब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दें जल्दी से। इसके बाद हर टाइप के सवाल बताने के बाद फिर अंशाल जब हम हल करेंगे तो वो बहुत आसानी से आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं।